प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। कल के मैंने वीडियो में जो प्रणय ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया है, एडवाइस मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 140, 141, 142 और 143 को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उसका खुलासा करने की कोशिश की, जो मैं समझता हूँ। अब लोकल डिमांड जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है आर्टिकल 143 में कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें बहुत सारे सवाल हैं, मगर मोटे तौर पर उसको अगर समराइज कर दीजिए आप, तो 3 मामले निकलते हैं जो अप्रैल 2025 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। उसके मुताबिक नंबर 1 ये है, मैं 1 by 1 आता हूँ। Whether Supreme Court is empowered to bound president or governor to take decision in 3 months? My answer is yes. और क्यों? कि आर्टिकल 142 जो है वो रेजिडुअल पावर्स है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स है सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और 151 151 सिविल प्रोसेस कोड 1909, यानी अब से 114 साल पुराने लॉ में भी ये अल्टीमेटली तो कोर्ट का पर्पज तो यही है ना कि कंप्लीट इंसाफ हो और फुल हो सबके साथ। और कोर्ट का क्या मतलब है? तो इसलिए ये रीजनल पावर्स है, जो मैंने बताया था कि पहले तो स्टेट्स के पास थी, मगर इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने स्टेट्स की पावर खत्म कर दी, मगर कोर्ट की पावर नहीं खत्म कर सकी। तो सिविल प्रोसीजर कोड 1909 का तो आज तक अमेंडमेंट ही नहीं हुआ 114 साल में। देयर इज नो अमेंडमेंट। तो मैं कई दफ़ा हाईकोर्ट में गया हूँ, मैंने इंटरवेंशन की एप्लीकेशन लगाई है, क्योंकि जो वहाँ पिटिशनर्स लगी हुई थी 4 बड़े सीनियर एडवोकेट्स थे जो 1-1 लाख रुपये फीस के लिए थे 1984 में। मैं अंगूठा छाप। तो जब मैं वहाँ रजिस्ट्री पे गया उसको रिसीव कराने के लिए अपनी इंटरवेंशन की एप्लीकेशन, तो उसने कहा कि इस पर आप रूल तो लिखिए, लॉ तो लिखिए, किस में लगा रहे हैं आप। तो मुझे पता नहीं था, मैं तो इंजीनियर हूँ, वकील थोड़ा ना हूँ। तो उसने बताया कि 151 लिख दो आप यहाँ। मैं 151 लिख दिया। किताब मेरे पास घर पे थी, मैंने आके देखा तो ठीक बात थी। उसने क्लर्क ही होगा मेरे ख्याल में जो रिसीव करते हैं। और फिर मैंने बाद में स्टडी की है, ये CRPC में भी प्रोविजन इसकी सबका कि कोर्ट का काम है फुल और कंप्लीट जस्टिस देना, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी की भी मदद लेनी पड़े। तो ये आर्टिकल 142 उसी किस्म का है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में, यानी कि 114 साल पुराना कानून है, उसी को द्वारा रिट्रेट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में। तो मेरा कहना है कि 142 में सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है, और 141 में सारी कोर्टों को बाइंडिंग है वो आर्टिकल के। मैंने डीम्ड अप्रूवल का क्या था? डीम्ड अप्रूवल तो जो है, जो ये 1911 का पंजाब म्युनिसिपल एक्ट था, उसमें जो बिल्डिंग बाईलॉज थे उसमें भी प्रोविजन है कि 90 डेज के अंदर या तो नक्शे को जो गलत है तो ऑब्जेक्शन ला के वापिस भेज दीजिए या फिर अप्रूव कर दीजिए। कुछ भी नहीं करोगे तो वो डीम्ड अप्रूवल है। 1916 के यूपी म्युनिसिपल एक्ट, उसमें भी ऐसी है बिल्डिंग बाईलॉज में, क्योंकि मैंने 68-70 के बीच में मैं ये नक्शों की जो बिल्डिंग प्लान आते थे सेंक्शन के लिए, उसकी स्क्रूटनी क्या करता था, तो इसलिए वो भी मैंने पढ़ा हुआ है। अब डीम्ड अप्रूवल का जो है, तो मैंने बताया, और ये UGC एक्ट 1956 यूनिवर्सिटी ग्रांट कभी, उसमें भी डीम सेक्शन 3 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्रोविजन है।
यानी स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया उसको यूनिवर्सिटी बनाने का, वो तो लॉ के अंदर एस्टेब्लिश होती है ना। तो जो इमिनेंट इंस्टीट्यूशन है मशहूर मारूफ, उनको डीम्ड अप्रूवल है सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956। तो ये मैंने मोटे तौर पर आपको एक्सप्लेन किया था। अब जो है ये बात आई कि टाइम की 90 डेज की, तो मैंने आपको बता दिया ये। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अप्रैल 2025 का, जिसके रेफरेंस में कॉन्टेस्ट में आया ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, उसमें जजमेंट में मेंशन है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह ने सारे प्रेसिडेंट को, गवर्नर को भेजा, उनके सेक्रेटरीज को, कि भाई ये जो भी आपने फैसला लेना है 90 डेज में ले लो आप, 3 महीने के अंदर। तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो खुद एडवाइस कर रही है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और स्टेट के गवर्नर्स को। उसके अलावा एक और भी बात है, बहुत सी मर्सी पिटीशंस फाइल होती हैं, गवर्नर के साथ में होती हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने होते हैं, 10-10 साल पड़ी रहती है। आखिर में जो जिसमें डेथ सेंटेंस होती है, सुप्रीम कोर्ट को बहुत लंबा टाइम हो गया इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दो, तो मर्सी पिटीशन भी प्रेसिडेंट को 90 डेज में 3 महीने में डिसाइड करनी है। ये नहीं 10 साल ये बैठ के, बहुत केस हुए हैं। कुछ प्रेसिडेंट तो ऐसे उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया अपने सर उसके प्रेसिडेंटशिप में, ऐसे भी हुए, गलत है, इसका काम नहीं कर रहे, तनख्वाह ले रहे, काम नहीं कर रहे। तो ये मर्सी पिटीशन भी अब इससे जजमेंट के बाद जो है जल्दी डिसीजन होने लगेगा। अब जो ये वेदर प्रेसिडेंट और गवर्नर इज बाउंड बाय आर्टिकल 143, अब ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, कोई बिल पास हुआ स्टेट की असेंबली से या पार्लियामेंट से पास हुआ, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, बड़ा सवाल है। अब कोई प्रेसिडेंट और गवर्नर तो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, तो वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाला कि ये बिल कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। तो इसके अंदर जो 143 में वो सलाह ले ले सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट तो ठीक नहीं रहेगा, ले सकते हैं क्यों, भी कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से सलाह लेनी पड़ेगी। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है हाई कोर्ट से स्टेट की सुप्रीम कोर्ट है। तो आप बिल लेके बैठ जाओ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, हुआ क्यों? तुमने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? तुम तो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो होल्ड कर रहे हो, प्रेसिडेंट भी और गवर्नर भी स्टेट के, मगर तुमको कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है या नहीं है, ये सवाल दी कर रहे हैं। दोनों चीज अलग अलग है, इंसान और कानून से अलग है। इंसान की लिमिटेशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है या नहीं है, वो 5 जजेस की बेंच होती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, उससे कम की नहीं होती, उससे ज़्यादा की हो सकती है। तो मिनिमम 5 जजेस की बेंच होती है, वो डिसाइड करेगी उसको पढ़ के समझिए, बातें सुन के सबकी कि कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है या नहीं है, इसका डिसीजन लेने की ना तो प्रेसिडेंट को अथॉरिटी है और ना ही गवर्नर को स्टॉक। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है, दे आर नॉट कोर्ट्स, दे आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, नॉट जुडिशरी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है तो जुडिशरी डिसाइड कर रही है ना कि एग्जीक्यूटिव डिसाइड कर रही है। तो मेरा तो कहना ये है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रेफरेंस है, ये जो सलाह मांगी है सुप्रीम कोर्ट को, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी, ऐसा हुआ कई केस हुए हैं कि उन्होंने सलाह मांगी है, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह नहीं दी, खुड्डे में डाल दिया उसको, डस्टबिन में। बस अब जब मांगी है तो सलाह दे, तो क्या नुकसान होता है? 5-7 दिन सुनवाई कर लो, एडिटोरियल जर्नल की, सॉलिसिटर जनरल की,
और स्टेट्स के भी, सबकी बात सुन लो और दे दो फैसला, सलाह दे दो अपने प्रेसिडेंट इंडिया को। अब प्रेसिडेंट इंडिया माने नहीं माने उसकी मर्जी है, वो डोमेस्टिक सर्वेंट तो है नहीं सुप्रीम कोर्ट की। मगर जो आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बाइंडिंग है वो प्रेसिडेंट इंडिया के ऊपर और स्टेट के गवर्नर के ऊपर, क्योंकि कोर्ट्स अल्टीमेटली तो कोर्ट्स भी बाइंडिंग है, तो ये एग्जीक्यूटिव भी होगा बाइंडिंग। सुप्रीम कोर्ट भी अपने जजमेंट से बाइंडिंग है, हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी सबसे बाइंडिंग। तो झगड़ा बचा क्या, किस बात का रेफरेंस? चलो प्रेसिडेंट इंडिया बेचारी ट्राइबल लेडी है, पढ़ी लिखी है, उसने लॉ में तो नहीं पढ़ा, पर लॉ तो मैंने भी नहीं पढ़ा, मगर इसमें खेलता रहता हूँ लॉ से। 2 दफ़े सुप्रीम कोर्ट हो गया, पहली दफ़े सक्सेसफुल हो गया, दूसरी दफ़े एक जज था भड़ूचा, तो मुझे मेरे दोस्त सीनियर एडवोकेट MC मेहता मई, उनका बेड लक। उसने मुझे पूछा मुझसे जब गया तो वह कहना अगर कौन है जज, मैं कहा भड़ूचा, कहते बेड लक। तो उसने मेरे कोर्ट चैम्बर में घुसने से पहले नंबर ऐसे पहले का बेड लक। तो कुछ जज है इस किस्म के, उनकी रेपुटेशन है कि वो सरकार के हक में फैसला देते हैं। क्या ये मैं किसी जज को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ भरूचा साहब को, ही वाज जेंटलमैन, ही ट्रीटेड मी वेरी वेल। जैसे एक शरीफ आदमी दूसरा, तो उसने, मैं कहूँ उसने गलत किया ठीक किया उसकी मर्जी है, मगर उनके फैसले से मुझे आज भी शिकायत है। जो एनवायरनमेंट और वाटर पोल्यूशन हो रहा है, अगर जो उस टाइम 1-1 लाख रुपए हमें प्लॉट अलॉटी को दे देते हैं, 142 ही आदमी थे ना, और जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन में तो उसने मान ली थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट DDA ने बात की हम दे देते हैं, मगर जो ओरिजिनल प्लॉट अलॉटी उनको देंगे। बात ठीक है थे उनकी, वो तो सारे 40-42 ही आदमी थे, उनमें मैं भी एक था। अगर उस टाइम 1 लाख रुपए दे देते हैं 95 की बात है, 96 की बात है, 1996 में ये, तो आज वाटर पोल्यूशन कभी सारे भूत इनके पीछे चढ़ जाते हैं, क्योंकि जो पोल्यूशन हो रहा है एनवायरमेंटल वाटर पोल्यूशन, उसके लिए तो जिम्मेवारी है म्यूनिसिपल बॉडीज है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम नहीं कर रहे, ड्रेनेज सिस्टम सब डिफेक्टिव है, ठीक का सेक्शन हुई। जब पहली दफ़े गया था, जब स्टे लिया था DD ने सुप्रीम कोर्ट से, तो जज ने मुझे पूछा, 2 जज की बेंच थी, वो बाद में उसमें चीफ जस्टिस बन गए थे वो जो, ओके वाई यू आर नॉट एंगेज एडवोकेट? मैं कहा सर वी आर पुअर पीपल, और कॉलोनी लो इनकम ग्रुप कॉलोनी है। सेकेंडली एडवोकेट डजंट नो ड्रेनेज इंजीनियरिंग। व्हेन आई से ड्रेनेज इंजीनियरिंग, तो जजने का इंजीनियर तो मैं भी नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ी इंजीनियरिंग। LLB पढ़ी 3 साल की है, इंजीनियरिंग 4 साल की है। तो पहले तो इंजीनियरिंग पढ़े, उसके बाद फिर LLB पढ़े, 7 साल हो गए। अब किसके बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं 7 साल तक बच्चों की एजुकेशन में, बच्चे बड़े हो गए नहीं खर्च कर पाते, तो ठीक है मैं समझ गया, बजाय इंजीनियरिंग के सीधे जज बन गए, LLB कर दिया जज बन गए। तो मैं उसको दोष नहीं देता, इस सिस्टम को जो है, हमारा सिस्टम ही डिफेक्टिव है, क्या करें। मैं तो कहता हूँ ये LLB करने से पहले 3 साल का ग्रेजुएशन जो है इंजीनियरिंग में किया, 4 साल का इंजीनियरिंग कर रहे, और सिविल इंजीनियरिंग कर रहे। तो सिविल इंजीनियरिंग सोशल साइंस, नेचर साइंस, मैं सिविल इंजीनियर तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को। तो है, तो मेरा कहना ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, ये मुझे को ठीक नहीं लगा, कोई अकलमंदी है, मगर प्रेसिडेंट को बिचारे को क्या पता है, मैडम मुर्मू जी को जो गवर्नमेंट ने सलाह दी, लॉ मिनिस्ट्री ने सलाह दी, उन्होंने दस्तखत कर दिया। ऐसे ही होता है। मैं भी बहुत सी दफ़ा बिना पढ़े कागज पर दस्तखत कर देता था ऑफिस में। ये गवर्नमेंट में आम सिस्टम है, वही जो कॉन्ट्रैक्टर बनता है उस पर तक बिना पढ़े साइन कर देता था। और 400 किसान थे काश्तकार वहाँ ओखला पे, उनके बिल होते थे रेवेन्यू के हरियाणा गवर्नमेंट बोलते,
और मैं कहा तक दस्तखत करूँ, 3 कॉपियाँ बिना ही पढ़े दस्तखत कर देता था। वो कानून का कागज पढ़ लेता, मैं दस्तखत करता था। ऐसे ही होता है, गवर्नमेंट सरकार ऐसी चलती है। तो अब मैं ये 2 पार्ट में, कल एक आज ये कंप्लीट कर रहा हूँ। रेफरेंस 5-7 दिन में दे देगी सरकार। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।